जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में माल विक्रय अधिनियम 1930 पे चर्चा करेंगे। जैसा कि बिहार सिविल जज और यूजीसी नेट का एग्जाम सामने है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज इस वीडियो में माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत प्री पॉइंट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि माल विक्रय अधिनियम 1930 का, इसकी अधिनियम संख्या 30 है, इसकी अधिनियम संख्या 3 है। माल विक्रय अधिनियम 15 मार्च 1930 को बना था। कब बना था? यह 15 मार्च 1930 को बना था। माल विक्रय अधिनियम 15 मार्च 1930 को बना था। यह लागू कब हुआ? यह 1 जुलाई 1930 को लागू होता है। यह 1 जुलाई 1930 को लागू होता है। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत टोटल 7 अध्याय 66 धाराएं हैं, 7 चैप्टर हैं, 66 सेक्शंस हैं। माल विक्रय अधिनियम 1 जुलाई 1930 को प्रवृत्त हुआ, इन्फोर्समेंट हुआ, बना 15 मार्च को बना था। 15 मार्च 1930 को बना था। 7 अध्याय 66 धाराएं हैं। अब आइए देखते हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। धारा 2(1) देखते हैं, डेफिनेशन क्लाज है। धारा 2(1) के अंतर्गत क्रेता को डिफाइन किया गया है। क्रेता को कहाँ डिफाइन किया गया है? धारा 2(1) के अंतर्गत क्रेता को डिफाइन किया गया है। क्रेता के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति आता है? तो क्रेता के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो किसी माल का क्रय करता है या किसी माल को क्रय करने का करार करता है, या तो क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है। कौन आता है? जो कोई माल का क्या करता है? माल का क्रय करता है। जो कोई माल का क्रय करता है या क्या, या माल का क्रय करने का करार करता है। माल के क्रय करने का करार करता है। तो क्रेता के अंतर्गत 2 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, जो कोई माल का क्रय करता है या माल के क्रय किए जाने का करार करता है। क्रेता की परिभाषा धारा 2(1) में दिया गया है। उसके बाद आती है 2(2) के अंतर्गत परिधान की परिभाषा दी गई है। 2(2) के अंतर्गत किसकी परिभाषा दी गई? 2(2) के अंतर्गत परिधान की परिभाषा दी गई। परिधान का तात्पर्य क्या है? परिधान से तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा अंतरण करना। परिधान का मतलब ट्रांसफर कर देना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दे देना, इसी को परिधान कहते हैं। इसको 2(2) में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है 2(5) के अंतर्गत कसूर को बताया गया, कसूर को डिफाइन किया गया है। कसूर का तात्पर्य होता है किसी सदोष कार्य या सदोष व्यतिक्रम से होता है। 2 चीजें यहाँ ध्यान रखना है, या तो सदोष कार्य हो या व्यतिक्रम हो। या तो सदोष, कसूर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कसूर के अंतर्गत सदोष कार्य आता है या व्यतिक्रम आता है। व्यतिक्रम, ये दोनों अभी यूजीसी नेट का जो एग्जाम की अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था, जो जनवरी में या फरवरी में कंडक्ट हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये डिफिनीशन पूछा गया था कसूर के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर आप देखना चाहें तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कसूर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कसूर के अंतर्गत सदोष कार्य और व्यतिक्रम दोनों आते हैं। उसके बाद 2(6) की परिभाषा देखते हैं। 2(6) में भावी माल के बारे में बात किया गया है। 2(6) में क्या? 2(6) के अंतर्गत भावी माल के बारे में बात किया गया है। जैसे भावी माल से वह माल अकृत है जिसके विक्रय की या तो संविदा की गई है, संविदा करने के पश्चात वह माल विनिर्दिष्ट या उत्पादित या अर्जित करना है। भावी माल मतलब भविष्य में जिसको अर्जित करना है, संविदा कर ली गई है, भविष्य में उसको अर्जित करना, उसी को भावी माल कहते हैं। 2(6) के अंतर्गत भावी माल को डिफाइन किया गया है। अब बात आती है माल। माल को कहाँ पर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात आती है माल की परिभाषा। माल को कहाँ डिफाइन किया गया? माल को 2(7) में डिफाइन किया गया है। माल को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो माल धारा 2(7) के अंतर्गत क्या करें कि धारा 2(7) के अंतर्गत माल की बात की गई है। माल के अंतर्गत क्या क्या आता है? करें कि माल से अनियोज्य दावा और धन से भिन्न, इसको ध्यान देना है। ये पूछ सकता है कि माल से क्या नहीं आता, तो माल के अंतर्गत अनियोज्य दावा, माल के अंतर्गत अनियोज्य दावा व धन नहीं आता है। माल के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता? माल के अंतर्गत माल को 2(7) में डिफाइन किया गया है। माल के अंतर्गत अनियोज्य दावा और धन नहीं आता, क्योंकि जो माल की डिफिनीशन दी गई है वह यह दी गई है कि माल से अनियोज्य दावा और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति अप्रेत है। स्थावर नहीं, जंगम संपत्ति अप्रेत है, अर्थात चल संपत्ति अप्रेत है। कौन सी संपत्ति अप्रेत है? चल संपत्ति। एक होता है चल संपत्ति, इसी को कहते हैं जंगम। एक होता है अचल संपत्ति, इसे कहते हैं अस्थावर, अस्थावर संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब होता है जो चलायमान हो, अचल संपत्ति का मतलब होता है जो स्थिर हो, चलायमान न हो। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस समय ये ब्लैक बोर्ड चलायमान नहीं है क्योंकि ये दीवार से टगा हुआ है, लेकिन जिस तरह जैसे ही ये दीवार से हटाया जाएगा वैसे ही चलायमान हो जाएगा। तो चल संपत्ति जो चलायमान है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उठाकर रखा जा सकता है, वो चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर आसानी से नहीं रखा जा सकता, उसे अचल संपत्ति कहते हैं। तो माल विक्रय, जो ये माल विक्रय में जो माल की परिभाषा दी गई वो चल संपत्ति पर लागू होती है, न कि अचल संपत्ति पर। तो कहा गया है कि अनियोज्य दावा और धन से भिन्न ऐसी जंगम संपत्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत स्टॉक, जिसके अंतर्गत स्टॉक, अंश, उगती फसल, उगती फसलें, स्टॉक, अंश, उगती फसलें और घास, घास या भूमि से बद्ध या भाग रूप ऐसी चीजें हैं जिनका विक्रय से पूर्व या पश्चात भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो। अर्थात ऐसी कोई चीज है जो भूमि से बद्ध है लेकिन उसको भूमि से अलग किए जाने का करार किया गया हो, तो वह क्या है? वह माल के अंतर्गत आएगी। तो इसको ध्यान रखना है। स्टॉक आता है, अंश आता है, उसकी फसलें हैं, घास है, और ऐसी कोई भी चीज है अगर वो भूमि से बद्ध है तब वो अचल संपत्ति है, तब वो माल के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन जैसे वो भूमि से बद्ध होने के बाद भूमि से आबद्ध कर दी जाती है, भूमि से उखाड़ दी जाती है, हटा दी जाती है, वैसे चलायमान संपत्ति हो जाती है। आइए अगला देखते हैं 2(8). 2(8) के अंतर्गत दिवालिया को परिभाषित किया गया है। 2(8) के अंतर्गत किसको डिफाइन किया गया है? 2(8) के अंतर्गत दिवालिया को डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिवालिया उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम के अंतर्गत अपने ऋणों का संदाय बंद कर दिया है, या जो अपने ऋणों का जैसे जैसे वे शोध होते जाएं संदाय न कर सकता हो, चाहे उसने दिवालियेपन का कोई कार्य किया हो या न किया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दिवालिया कहते हैं। अब धारा 2(8) में आइए 2(10). 2(10) के अंतर्गत कीमत को डिफाइन किया गया है। कीमत की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो कीमत की परिभाषा 2(10) में दी गई है। कीमत की परिभाषा कहाँ दी गई? कीमत के बारे में 2(10) में परिभाषित किया गया है। कहा जाता है कीमत वह वस्तु, कीमत से वह प्रतिफल अभिप्रेत है जो किसी विक्रय के द्वारा, जो किसी मूल्य के लिए विक्रय के रूप में दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कीमत कहते हैं। जैसे कोई वस्तु खरीदी जाती है तो जो उसका मूल्य है, जो उसका प्रतिफल है, वही कीमत कहलाता है। अब 2(11) की बात करते हैं। 2(11) में संपत्ति को परिभाषित किया गया है। 2(11) में किसको परिभाषित किया गया है?
तो 211 में संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो संपत्ति के अंतर्गत साधारण संपत्ति आती है, यहाँ ध्यान देना, न कि केवल कोई विशेष संपत्ति। अगर पूछा जाए संपत्ति के अंतर्गत कैसी संपत्ति आती है, तो संपत्ति के अंतर्गत साधारण संपत्ति आती है। संपत्ति के अंतर्गत कैसी संपत्ति आती है? संपत्ति के अंतर्गत साधारण संपत्ति आती है। इसको ध्यान रखना है कि संपत्ति के अंतर्गत विशेष संपत्ति नहीं बल्कि साधारण संपत्ति आती है। इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 212 में। 212 के अंतर्गत है माल की क्वालिटी। टू 12 में क्या है? 212 में माल की क्वालिटी है। कारण कि माल की क्वालिटी के अंतर्गत उसकी स्थिति या दशा, माल की क्वालिटी के अंतर्गत उसकी स्थिति और दशा दोनों आती है। किसकी? उस वस्तु की जो खरीदी जा रही है उसकी स्थिति और दशा, माल की क्वालिटी के अंतर्गत उसकी स्थिति और दशा दोनों आती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 213 पे। सेक्शन 213 के अंतर्गत विक्रेता को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 213 के अंतर्गत विक्रेता को डिफाइन किया गया है। विक्रेता के अंतर्गत कहा गया है कि विक्रेता से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी समय किसी माल को क्या करता है? किसी माल को विक्रय करता है। विक्रेता किसी माल का क्या करता है? किसी माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है, उसे विक्रेता कहते हैं। अब आते हैं 214 में। 214 के अंतर्गत क्या करें कि 214 में है विनिर्दिष्ट माल। टू 14 में क्या करें कि 214 में विनिर्दिष्ट माल है। करें कि विनिर्दिष्ट माल से क्या तात्पर्य? करें धारा 214 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माल से तात्पर्य ऐसे माल से है जो उस समय जब विक्रय की संविदा की जा रही है, की जाती है या की जा रही है, उस समय वह परिलक्षित है या करारित किया जाता है, वह विनिर्दिष्ट माल है। जैसे वह उस समय नहीं है लेकिन भविष्य में उसको प्राप्त करने की बात की जाती है, उस वस्तु को खरीदा जाना है, तो उसी को विनिर्दिष्ट माल कहते हैं। अब बात आती है डिफिनीशन क्लाज के अंतर्गत जितने सेक्शन थे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन क्लाज में, उन सेक्शनों की चर्चा की गई। अब आगे की जो सेक्शन है, जो प्रोविजन है, उस पर बात करते हैं। जैसा कि धारा 19 इम्पॉर्टेंट है। धारा 19 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संपत्ति तब संक्रांत होती है जब उसका संक्रांत होना आशयित हो। इसको इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना। संपत्ति तब संक्रांत होती है, संपत्ति तब संक्रांत होती है जब उसका संक्रांत होना आशयित हो। संपत्ति कब संक्रांत होती है? करें कि धारा 19 के अंतर्गत क्या? धारा 19 के अंतर्गत यह बताया गया कि संपत्ति तब संक्रांत होगी जब उसका संक्रांत होना आशयित हो। यह इम्पॉर्टेंट है। वैसे जितने भी सेक्शन क्लाज इसमें डिफाइन किए गए, बताए गए, सभी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी इग्नोर करने लायक सेक्शन नहीं है। अगला देखते हैं सेक्शन 59 के अंतर्गत वारंटी के भंग के उपचार की बात की गई है। केवल इसको याद रखना कि वारंटी के भंग के उपचार का प्रावधान कहाँ किया गया? तो वारंटी के भंग का उपचार वारंटी के भंग के उपचार के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 59 के अंतर्गत किया गया है। अब धारा 58 की बात करें। धारा 58 विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित है। धारा 58 किससे संबंधित है? धारा 58 विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित है। धारा 58 के अंतर्गत यह है
कि जो व्यक्ति धारा 58 के अंतर्गत क्या प्रोविजन है, यह प्रोविजन है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को पाने का अधिकार रखता है वह वस्तु उसे मिलनी चाहिए। इसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे। धारा 58 के अंतर्गत धारा 58 इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को पाने का अधिकार रखता है वह वस्तु उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यह धारा 58 के अंतर्गत वर्णित है। अगला चलते हैं। एक कोटेशन का एक सत्य असत्य के रूप में क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन यह बनता है कि क्या संविदा के पक्षकारों द्वारा शर्तों का अभित्यजन किया जा सकता है किंतु वारंटी का अभित्यजन नहीं हो सकता। तो यह कथन सत्य है कि जितने भी संविदा के पक्षकार हैं उनके द्वारा शर्तों का अभित्यजन किया जा सकता है किंतु वारंटी का अभित्यजन नहीं किया जा सकता। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है कि क्या संविदा के पक्षकारों द्वारा शर्तों का अभित्यजन किया जा सकता है। शर्तों का अभित्यजन किया जा सकता है। संविदा के पक्षकारों द्वारा शर्तों का अभित्यजन किया जा सकता है किंतु वारंटी का अभित्यजन नहीं किया जा सकता। किंतु वारंटी का अभित्यजन नहीं किया जा सकता। ये कथन सत्य है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वह है क्रेता सावधान या क्रेता सावधानी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो क्रेता सावधानी का सिद्धांत न्यायाधीश कॉकबर्न ने दिया था। इसको याद रखना है। क्रेता सावधानी का नियम किसने दिया करें। क्रेता सावधानी का नियम जस्टिस कॉकबर्न ने दिया था। किसने दिया था? जस्टिस कॉकबर्न। जस्टिस कॉकबर्न ने क्रेता सावधानी का नियम दिया था। एक आपका लैटिन सूत्र है रेस्पेरिड डोमिनो। इसका तात्पर्य यह होता है कि जोखिम संपत्ति का अनुसरण करती है। जोखिम संपत्ति का अनुसरण करती है। रेस्पेरिड डोमिनियो जोखिम संपत्ति का क्या करती है? अनुसरण करती है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है, एक केस है इंपॉर्टेंट केस है डुमंड बनाम वेनमेन। डुमंड बनाम वेनमेन। इस केस में यह कहा गया कि नमूना के बारे में बात किया गया कि नमूना क्या होता है। अगर पूछा जाए कि नमूना के बारे में किस केस में बात किया गया, तो नमूना के बारे में डुमंड बनाम वेनमैन के बारे में बात किया गया। इस केस में कहा गया कि नमूना वह होता है जो क्रेता की आंखों के सामने रखा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल की दृष्टि से दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो दुकानदार से कहते हैं पहले हमको दिखाइए, तो दुकानदार सामने रखा रहता है, वही उठा के दे देता है। और जब आप माल लेते हैं तो जो आप परचेज करते हैं उसको भीतर से ला के देता है। तो वही डुमंड बनाम वेनमैन के बाद में कहा गया कि नमूना वह होता है जो क्रेता की आंखों के समक्ष रखा जाता है
और क्रेता उसे देख परख कर पसंद और नापसंद करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को नमूना कहते हैं। अब धारा 12 के अंतर्गत आते हैं। धारा 12 में शर्त वारंटी के बारे में बात किया गया है। कुछ सेक्शन की बात कर लेते हैं जहां से सेक्शन पूछे जाते हैं। धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 क्या, धारा 12 में शर्त व वारंटी का वर्णन किया गया है। शर्त व वारंटी का धारा 12 में क्या, धारा 12 के अंतर्गत शर्त व वारंटी का वर्णन किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत क्या, धारा 13 के अंतर्गत कहा गया शर्त को कब वारंटी माना जाएगा। धारा 13 के अंतर्गत क्या कहा गया, धारा 13 के अंतर्गत यह कहा गया कि शर्त को कब वारंटी माना जाएगा। एक केस इंपॉर्टेंट है, बिग्गे बनाम पार्किंसन, बिग्गे बनाम पार्किंसन का केस है। बिग्गे बनाम पार्किंसन का केस है। इस वाद में क्या कहा गया, इस वाद में जो है क्विवेट इम्पटा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगर पूछा जाए क्विवेट इम्पटर का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया, तो क्विवेट इम्पटर का सिद्धांत बिग्गे बनाम पार्किंसन के वाद में क्या, तो क्विवेट इम्पटर का सिद्धांत बिग्गे बनाम पार्किंसन के वाद में प्रतिपादित किया गया। उसके बाद धारा 45 देखते हैं। धारा 45 क्या करें कि धारा 45 असंतत विक्रेता की परिभाषा दी गई है। असंतत विक्रेता की परिभाषा, असंतत विक्रेता की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 45 के अंतर्गत क्या है, तो धारा 45 के अंतर्गत असंतत विक्रेता की परिभाषा दी गई है। उसके बाद धारा 47 में विक्रेता के धारणा अधिकार बताया गया है। धारा 47 में क्या करें कि धारा 47 के अंतर्गत विक्रेता का धारणा अधिकार है। धारा 47 में क्या है, धारा 47 में विक्रेता का क्या, धारा 47 के अंतर्गत विक्रेता का धारणा अधिकार बताया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या भावी माल की संविदा की जा सकती है, हाँ भावी माल की भी संविदा की जा सकती है। भावी माल की क्या करें कि भावी माल की संविदा की जा सकती है। क्या भावी माल की संविदा की जा सकती है, हाँ भावी माल की संविदा की जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि युक्त समय में तथ्य का प्रश्न होता है। जैसे युक्त समय में क्या प्रश्न होना चाहिए कि युक्त समय का जो भाव होता है उसमें तथ्य का प्रश्न होता है। तथ्य के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि युक्त समय क्या होगा, रीजनेबल समय क्या होगा। तो किसके आधार पर, तथ्य के आधार पर। तथ्य के आधार पर युक्त समय की बात की जाती है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अगला है जो विक्रय किया जाता है, विक्रय में किसका अंतरण होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए विक्रय में किसका अंतरण होता है, तो विक्रय के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण होता है। विक्रय के अंतर्गत क्या करें कि विक्रय के अंतर्गत क्या, विक्रय के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण होता है। विक्रय के अंतर्गत किसका अंतरण होता है, विक्रय के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण होता है। और बंधक के अंतर्गत किसका अंतरण होता है, बंधक के अंतर्गत हित का अंतरण होता है। हित का अंतरण होता है। पट्टा के अंतर्गत किसका अंतरण होता है, पट्टा के अंतर्गत उपभोग का अंतरण होता है। इस तरह से ध्यान रखना, विक्रय के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण होता है, बंधक के अंतर्गत हित का अंतरण होता है,
और पट्टा के अंतर्गत उपभोग का अंतरण किया जाता है। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, एक मैक्सिम है, नेमो डैट क्वाइट नॉट हैबिट। नेमो डैट क्वाइट नॉट, नेमो डैट क्वाइट नॉन हैबिट, नेमो डैट क्वाइट नॉट हैबिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। इस मैगजीन का आप मीनिंग जानते रहें, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इस मैगजीन को उठा के रख दे और पूछे कि इसका मतलब क्या है। तो नेमो डैट क्वाइट नॉट हैबिट का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। और एक है मैगजीन डी मिनिमस कुरेट लेक्स, नॉट डी मिनिमस नॉन कुरेट लेक्स, अर्थात इसका तात्पर्य है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। इसका हो गया कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। इसका हो गया डी निमेट्स नॉन कुरेट लेक्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। जो केवेट इम्पटर का सिद्धांत है वह किस धारा में समाहित है? अगर यह पूछा जाए तो केवेट इम्पटर का सिद्धांत क्या है? केवेट इम्पटर का सिद्धांत धारा 16 में समाहित है। केवेट इम्पटर का सिद्धांत किस धारा में है? केवेट इम्पटर का सिद्धांत धारा 16 के अंतर्गत समाहित है। उसके बाद माल विक्रय की बात हो गई। तो माल विक्रय अधिनियम पहले अलग से अधिनियमित नहीं था। माल विक्रय अधिनियम संविदा विधि के अंतर्गत ही था। तो संविदा विधि में माल विक्रय का जो वर्णन किया गया था वह धारा 76 से 123 तक था, क्योंकि आप देखेंगे माल विधि संविदा विधि के अंतर्गत धारा 76 से 123 तक निर्सित है, समाप्त किया गया। धारा 76 से 123 तक वहां आपको नहीं पढ़ना पड़ता। तो 76 से 123 तक माल विक्रय अधिनियम का प्रावधान किया गया था, जो वहां से रिपील कर दिया गया। सीधा 75 के बाद सीधा आपको सेक्शन 124 पढ़ना पड़ता है। तो इसका प्रावधान संविदा विधि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत था? संविदा विधि के अंतर्गत धारा 76 से 123 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बन सकता है। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत 1930 में भारतीय शब्द को कब हटा दिया गया? पहले क्या था? भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930, तो इसके अंतर्गत भारतीय शब्द हटा दिया गया, केवल रह गया भारतीय, केवल हो गया माल विक्रय अधिनियम 1930। तो भारतीय कब हटाया गया? 1963 के द्वारा। क्या? 1963 के द्वारा माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत से भारतीय शब्द को हटा दिया गया। इसको आप याद रखना, ध्यान रखना। 1963 में क्या? 1963 के अंतर्गत क्या? 1963 के अंतर्गत भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 पहले पूरा नाम था। उसके बाद भारतीय को हटा दिया गया, फिर हो गया माल विक्रय अधिनियम 1930। यह माल विक्रय अधिनियम 1930 सिर्फ जल संपत्ति पर लागू होती है। धारा 66 के अनुसार माल विक्रय का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। धारा 66 के अंतर्गत क्या? कारण कि धारा 66 के अंतर्गत इसका जो प्रभाव है वो भूतलक्षी नहीं है। धारा 66 के अंतर्गत जो प्रोविजन किया गया है वह माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत वह क्या है? वह भूतलक्षी नहीं है। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, परिधान पूछ सकता है। परिधान किस सेक्शन में है? तो परिधान धारा 33 में है। धारा 33 में क्या? कारण कि धारा 33 में परिधान है। धारा 33 के अंतर्गत परिधान है। धारा 6 के अंतर्गत वर्तमान एवं भावी माल है। धारा 33 के अंतर्गत परिधान, धारा 6 के अंतर्गत वर्तमान एवं भावी माल है। धारा 11 के अंतर्गत समय का अनुबंध है।
धारा 11 के अंतर्गत क्या है, धारा 11 के अंतर्गत समय का अनुबंध है। धारा 12 के अंतर्गत शर्त और वारंटी है। धारा 12 के अंतर्गत क्या, धारा 12 के अंतर्गत शर्त और वारंटी है। धारा 15 के अंतर्गत वर्णानुक्रम या वर्णानुसार विक्रय है। धारा 15 के अंतर्गत क्या, धारा 15 के अंतर्गत वर्णानुसार विक्रय है। धारा 15 के अंतर्गत क्या, धारा 15 के अंतर्गत वर्णानुसार विक्रय है। धारा 4 में विक्रय विक्रय का करार है। विक्रय और विक्रय का करार किसमें है, करें कि विक्रय और विक्रय का करार धारा 4 में क्या, धारा 4 में विक्रय और विक्रय का करार दिया गया है। उसके बाद धारा 2 में परिभाषा खंड है। और अगला जो प्रोविजन किया गया है धारा 28 के अंतर्गत क्या, धारा 28 के अंतर्गत संयुक्त स्वामी के बारे में विक्रय है। और एक सेक्शन याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन धारा 26 है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन धारा 26 इधर भी है, जिसमें कहा गया है धारा 19 और धारा 26 दोनों को आपको याद रखना है। धारा 26 में कहा गया कि जोखिम, धारा 26 में क्या कहा गया, कि धारा 26 में कहा गया कि जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत होती है। अक्सर पूछा जाता है कि जोखिम कब संक्रांत होती है, तो जोखिम संपत्ति के साथ अर्थात संपत्ति के साथ जोखिम भी चली जाती है। तो जोखिम क्या है, धारा 26 में कहा गया है कि जोखिम संपत्ति के क्या करें कि धारा 26 जोखिम संपत्ति के साथ संक्रांत होती है। का प्रोविजन कहाँ किया गया है, जोखिम संपत्ति के साथ संक्रांत होती है। धारा 26 में कहा गया कि जोखिम जो है संपत्ति के साथ क्या होती है, संपत्ति के साथ संक्रांत होती है। उसके बाद भागिक परिधान धारा 48 में है। धारा 48 में क्या, धारा 48 में भागिक परिधान है। धारा 48 में क्या, धारा 48 में भागिक परिधान है। धारा 58 में निर्दिष्ट पालन पहले चर्चा कर चुके हैं। नीलामी द्वारा विक्रय धारा 64 में है। नीलामी द्वारा विक्रय किसमें, नीलामी द्वारा विक्रय धारा 64 में है। उसके बाद व्यावृत्ति धारा 66 में है। व्यावृत्ति सेविंग क्लाज, व्यावृत्तियां किसमें है, व्यावृत्तियां धारा 66 में है। उसके बाद कीमत के लिए बात धारा 55 में है। कीमत के लिए बात किसमें है, कीमत के लिए बात धारा 55 में है। 55 में है। इस तरह से माल विक्रय अधिनियम के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया, जो भी सेक्शन से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। और उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना व्यू भी हमें कमेंट बॉक्स में दें और अन्य वीडियो के लिए भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।